जय माता दी दोस्तों। तो हमारी जो यात्रा है वैष्णो देवी माँ की वो स्टेशन से शुरू होती है। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ है सोम और हमारे साथ है नन्ही माता की भक्त दीदी। बोलो जय माता दी। तो दोस्तों इसी हर्षोल्लास से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब तक माँ का बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी यात्रा सुनिश्चित नहीं होती है। और इस बार माँ ने बहुत तहे दिल से बुलाया, जिसमें हम लोग सब परिवार जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों कल रात के ट्रेन लेट होने की वजह से हम बाकी का शूट नहीं कर पाए और सीधे ही आके अपने बर्थ पर सो गए थे। फिलहाल अभी हमने अपना बैग पैक कर लिया है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बस ट्रेन लगने ही वाली है और यहाँ से जो सफ़र है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जम्मू तवी स्टेशन पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन और बस यहाँ से उतर के फटाफट हम बस का व्यवस्था देखने वाले हैं कि कहाँ से बस मिलेगी। और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है लगभग कटरा तक का। ये कटरा से पहले का एक स्टेशन है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है। और कटरा रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो यदि आपको डायरेक्ट ट्रेन कटरा तक की ना मिले तो जम्मू तवी भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पहुँच के ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं जिसकी खुशी जो है चेहरे पे साफ दिख रही है कि अब माता जी के दर्शन बस कुछ ही देरी के बाद होने वाले हैं। तो वहाँ तक का भी सफ़र हम पूरा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस ब्लॉग में, सारी जानकारी डिटेल से होने वाली है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा तक की दूरी 40 से 50 किलोमीटर की है, जिसे हम बस, ट्रेन या फिर टैक्सी द्वारा तय कर सकते हैं। और हमने तय किया, रिजर्वेशन था नहीं यहाँ से, इसलिए हमने तय किया कि हम बस से ये दूरी तय करेंगे। और ऐसा ही सोचते हुए हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तभी एक भैया ने हमें बताया कि बगल वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन सीधे कटरा जाने वाली है। तो फिर क्या था, हमने माता रानी का नाम लिया, जयकारा लगाया और जनरल टिकट लेके हम ट्रेन में सवार हो गए। जनरल टिकट लेने के बाद जनरल डब्बे में भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी माँ के सभी भक्तों ने थोड़ी थोड़ी जगह दी और आराम से हमारा सफ़र माता रानी का नाम लेते हुए कट गया। और ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख सकते हैं ये ट्रेन रूट के हैं, इसलिए यदि आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आए हैं और आपको ये सुविधा मिलती है कि बगल वाले प्लेटफॉर्म से या आपको कोई ट्रेन मिल जाती है कटरा तक के लिए, तो इस सुविधा का लाभ जरूर लें, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बहुत सारी टनल्स हैं और आसपास की जो वादियाँ हैं वो साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगी। और लौटते समय आप अपनी जो यात्रा है यहाँ की वापस बस से तय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कटरा रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अभी हम बस ट्रेन से उतरे ही हैं। अभी यहाँ से सबसे पहले जाके हमें अपने RFID कार्ड की व्यवस्था देखनी है कहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहीं पे हो सकेगा तो होटल लेके पहले रूम लेंगे, रेस्ट करेंगे, चेंज वगैरह करेंगे। तो दोस्तों कटरा रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट का रास्ता जो है आप देख पा रहे हैं कैमरे में। और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा अदर स्टेट का, इसलिए यदि आप फैमिली के साथ हैं तो बी केयरफुल, अपने परिवार वालों का विशेष ध्यान रखें, अपने साथ रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। स्टेशन से बाहर निकल चुके, ये एग्ज़िट गेट है और ये यहाँ से निकलते ही आपको मंदिर का जो रास्ता है वो यहाँ से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको सेट्स वगैरह दिखेंगे, जिससे प्रॉपर आपको समझ में जाएगा कि किस तरीके से आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ पर माता विराजमान है, कितनी ऊंचाई में, जहाँ पे दर्शन मात्र से ही आपको सारे सुख मिल जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड में आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ पे फिक्स रेट लिखे हुए हैं यूनियन के, लेकिन फिर भी वो तयशुदा दूरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपकी होटल बुकिंग नहीं है और आप के पास सामान कम है, आपका परिवार सक्षम है पैदल चलने के लिए, तो स्टेशन से बस स्टैंड तक की दूरी जो है वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और पैदल टहलते हुए भी आप वहाँ तक का सफ़र जो तय कर सकते हैं, जैसा कि हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदर स्टेट की सिम जो है यहाँ पर नहीं चलेगी। और यदि आप फैमिली के साथ हैं तो 1 नंबर कम से कम एक्टिवेट करा के रखें। और स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ये यात्रा सिम अवेलेबल करके ये शॉप है, ये भैया हैं, तो यहाँ पे आपको सिम मिल जाएगी। एयरटेल का नेटवर्क भैया के हिसाब से यहाँ बेस्ट है, तो आप एयरटेल की सिम ले सकते हैं। अलग अलग प्लान है यहाँ पे 250 रुपये, 350 रुपये से लेके, तो जितना आपका यूज़ है उस हिसाब से आप जो भी सिम यहाँ से लेना चाहें परचेज़ कर सकते हैं। सिम लेने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा और आप किसी भी रिलेटिव के नंबर पे OTP से उसको वेरीफाई करा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो सिम है वो 5 मिनट के अंदर अंदर चालू हो जाएगी। जय माता दी दोस्तों। तो हम स्टेशन से अब अपने होटल रूम पे आ गए हैं और पहले से होटल बुकिंग नहीं थी, थोड़ा बहुत यहाँ आसपास घूमा और कोई दिक्कत भी नहीं हुई विशेष। यहाँ पे बस थोड़ा सा है कि आपको रेट के लिए जो है वो
थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग रेट जो था इस रूम का आप देख सकते हैं, ये छोटा सा रूम है, इसका 1200 रुपये कहा था। एसी वगैरह है, टीवी है, पानी नहाने धोने के लिए गीज़र वगैरह सारी चीज़ है। तो फिर धीरे धीरे इसको करके हम 800 रुपये में कन्वर्ट कर लिए। और अभी डिसाइडेड ये नहीं है कि अभी हम जो वैष्णो देवी की यात्रा है, जो चढ़ाई है मंदिर तक के लिए, वो आज ही हम तय करेंगे या फिर कल अर्ली मॉर्निंग करेंगे। हालांकि प्रोग्राम इसलिए चेंज है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि अर्धकुमारी में यदि आपकी बुकिंग नहीं है तो फिर आज आप मत कीजिए चढ़ाई, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा कि आज हम मंदिर भवन तक पहुंच जाएं। इसलिए हो सकता है हम आज यहीं पे रुकेंगे और कल सुबह की चढ़ाई फिर हम आराम से करेंगे, ताकि हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा और दिन ही दिन में हम ऊपर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फुल डे का टैरिफ जो है चेक इन चेकआउट के हिसाब से, जैसे कि आपको पता ही होगा, 800 रुपीज़ उसके लिए हमारी यहाँ पे बात हुई है, और आसानी से आपको 800-1200 रुपये में लगभग अच्छा रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा आराम करने के बाद अब मैं निकल आता हूँ कटरा बस स्टैंड की ओर, क्योंकि मेरी होटल जो है वो बस स्टैंड के नियरेस्ट ही है। तो यहीं पे RFID कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसका काउंटर है। आप देख सकते हैं कटरा बस स्टैंड कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपको सारी बसें यहीं पे आकर छोड़ देती हैं, और इसके आगे की यात्रा आपको किस मार्ग से तय करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कटरा बस स्टैंड में 3 रास्ते आपको मिल जाते हैं, जिसमें से एक रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, एक रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है, और एक रास्ता बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ जाता है, जहां से आप अपनी यात्रा जो है माता रानी के दर्शन की शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से एक और रास्ता है, एक नया मार्ग है, ताराकोट मार्ग। हो सकता है उस रास्ते का चयन हम अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना RFID कार्ड बनवाना है, तो चलिए हम चलते हैं यात्रा पर्ची काउंटर की तरफ बस स्टैंड पर। और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ यात्रा पर्ची काउंटर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ पे यात्रा पर्ची काउंटर जाने के लिए एंट्रेंस है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद आपको जो RFID कार्ड मिलेगा उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 घंटे की रहती है, और 6 घंटे के अंदर अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो RFID कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटराइज रहता है। तो दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान जब आप शुरू करना चाहें उससे आप 6 घंटे पहले यहाँ से अपना RFID कार्ड जरूर ले लें। तो अभी हमने ये अपना कार्ड यहाँ पे बनवा लिया है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा ये हुआ कि आधार कार्ड वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ QR कोड स्कैन किया और फटाफट जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे जिनको वैष्णो देवी की यात्रा तय करनी है उन सभी को कार्ड यहाँ पे दे दिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ से एग्ज़िट होते हैं, और बस इसके बाद हम बाणगंगा की तरफ रवाना होंगे और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कटरा बस स्टैंड से हमने ताराकोट मार्ग का जो है वो चयन किया है। नया मार्ग है, साफ़ सफाई ज़्यादा है, और पैदल यात्रा करनी है, पालिका वगैरह नहीं लेनी है, तो आपके लिए बेस्ट है। फ़िलहाल हमने यहाँ बस स्टैंड से वहाँ तक के लिए ऑटो बुक कर लिया है, और अब हम आगे का सफ़र जो तय करने जा रहे हैं वो जाके समाप्त होगा सीधे पूरा। तो दोस्तों बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो समय समय पे आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा, और वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। ऑटो वाले भैया ने मात्र 10 से 15 मिनट में हमें यहाँ पे पहुँचा दिया, और यहाँ से अब जो है हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। ये ताराकोट मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं भवन का रास्ता आपको इस तरीके से दिखाई देगा। न्यू ट्रैक है, नया ट्रैक है, इसलिए साफ़ सफाई ज़्यादा है। सबसे पहले हमें जाके यहाँ पे सिक्योरिटी चेक क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ है, नेल कटर, सीजर वगैरह, या फिर आपके पास कोई नाइफ वगैरह है, तो उसको अलग से यहाँ बाहर रख दें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के दौरान ये यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी चेक का जो पड़ाव है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक अनिवार्य है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। ये यहाँ से जैसे हम गेट से एंट्री हमने की है, अब ये यहाँ पे चेक पोस्ट के बाद से हम आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो कुछ इतना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। यहाँ तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सफ़र पूरा बाकी है दोस्तों। तो ये सीरियसली ये ब्लॉग जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही माँ वैष्णो देवी के भक्त का उद्धार होता रहे, कल्याण होता रहे। ताराकोट मार्ग चुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि देखिए यहाँ पे पहली चीज़ भीड़ भाड़ नहीं है,
दूसरी चीज़ सफाई बहुत अच्छी है और आप बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से कहीं पे भी रुकते रुकाते एंजॉय करते चल सकते हैं। आप देख सकते हैं मौसम बहुत सुहावना है, सारी चीज़ें हैं, सेट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऑटो किया था हमने कटरा बस स्टैंड से, और वहाँ से यहाँ तक का जो फेयर है वो निश्चित रहता है। जैसे कि 210 रुपये यहाँ तक का फेयर है, और यदि आप कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा वाले मार्ग का चयन करते हैं तो उसके लिए आपको 160 रुपये देने पड़ते हैं। किफ़ायती रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है, बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने ऑटो के साथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और पहुँचने के बाद यहाँ पे चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो आप पीछे रोड देख रहे हैं ये फ्लैट रोड है जिसमें आसानी से बिना मेहनत के आप चढ़ सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ी ही दूर तय करने के बाद ये इस रास्ते पर पड़ने वाला पहला लंगर है, और वहाँ का प्रसाद किसी भी रूप में मिले उसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे ये व्यवस्था है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे आपको निःशुल्क लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। लंगर की सुविधा यहाँ पे पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन सामने दान पात्र है, और यदि आप चाहें तो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से यहाँ पे दान अवश्य करें, ताकि ये सुविधा जो है हमेशा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे भीड़ कम होने की वजह से आपको बहुत उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी बैठने के लिए, काफ़ी साफ़ सफाई है, और साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप अपने खाने की थाली खुद से ही उठाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, और प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत आपको इसे साफ करके भी वापस रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने प्रसाद ग्रहण करके हम बाहर निकले तब तक अंधेरा हो चुका था, और यकीन मानिए यहाँ से जो नज़ारा था उसे देख के मन प्रफुल्लित हो गया, मन तरोताज़ा हो गया, और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा का एहसास हमें प्राप्त हुआ। अब आगे का सफ़र हम बहुत ही जल्द पूरा करने वाले हैं, और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो अर्धकुमारी रहेगा। जय माता दी दोस्तों, सफ़र 5:30 बजे शुरू करने के बाद अभी 9 बज रहे हैं, और फिलहाल हम अर्धकुमारी से 1 किलोमीटर दूर हैं। परिवार साथ में है, बच्चे साथ में हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा रास्ता खाली है। इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि ये जो रास्ता है, मेन जो आपका बाणगंगा वाला रास्ता है, उससे लगभग 2 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे पालकी, घोड़े, खच्चर ये सब अवेलेबल नहीं है। और तीसरा एक डिसएडवांटेज है इस रूट का कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉल नहीं मिलेंगे। जैसे कि बाणगंगा वाले रूट पे आपको हर कदम पे लाइन से लगी हुई दुकानें मिल जाएंगी, बट यदि आपके पास पर्याप्त सामान है, आपके पास आप जैसे हमने लंगर प्रसाद किया था रास्ते में, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, बहुत ही अमेजिंग, इतना टेस्टी था कि पेट भर गया, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं। बहुत अच्छा था। वहाँ पे सुबह और शाम 2 टाइम आपको हलवा और चाय की भी व्यवस्था होगी, और बाकी 24 घंटे आपको दाल प्रसाद और चावल प्रसाद मिलेगा। और मेरे ख्याल से वो एक प्लेट में वो लोग जितना देते हैं, जितनी क्वांटिटी, उतनी सफिशिएंट है, बहुत इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यदि आप शांति प्रिय हैं, बहुत आराम से अपना सफ़र तय करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप ताराकोट मार्ग का चयन कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट बहुत फ्लैट है। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि जल्दबाजी नहीं है, पीछे से कोई हॉर्न नहीं देने वाला है, पीछे से आपको खच्चर की चिंता नहीं है कि वो पीछे से धक्का लग जाएगा, भीड़ भाड़ की चिंता नहीं है, तो बड़ी आराम से आप चल जाएंगे। आखिरकार दोस्तों हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा का आधा सफ़र जो है वो तय कर लिया है। ये अर्धकुमारी का टी पॉइंट है, जहाँ पे दोनों रास्ते कॉमन होते हैं, और एक साथ ही आगे जो भवन तक का रास्ता है वो यहाँ से आगे जाता है। इस रास्ते से आपको बैटरी कार वगैरह उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये अर्धकुमारी के लिए जाता है, और हमें अर्धकुमारी के दर्शन करते हुए ही अपना सफ़र जो है भवन तक का वो तय करना है। हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम यहाँ से एटलीस्ट जो गर्भगृह के दर्शन के लिए अर्जी होती है, जो पर्ची होती है, वो यहाँ से ग्रहण करें। हालांकि बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को इसके दर्शन होते हैं,
क्योंकि इसके दर्शन के लिए काफ़ी समय लगता है। इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे गर्भगृह में दर्शन करने के लिए बहुत ही लिमिटेड, मतलब कि 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप जो है वो मंदिर के अंदर जाता है और उसके बाद ही बाकी लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तरीके से यदि आपको किसी भी प्रकार से रुकने की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रांगण है जहाँ पे आप लोग फ्री में, मतलब कि निःशुल्क कंबल वगैरह, रजाई वगैरह आप इशू करा सकते हैं और उसको यूज़ करके यहाँ पे आराम कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे कुछ देर आराम करने वाले हैं, माता रानी के इस गर्भगृह को निहारने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दर्शन की यात्रा पर्ची भी है, वो भी हमें लेना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ से यात्रा पर्ची वगैरह पूरी कर लेते हैं। ये एक रास्ता है जो बाणगंगा की तरफ से आता है, जो चरण पादुका से होता हुआ है, जिसकी दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर है और जो हमने ताराकोट मार्ग से तय किया था उसकी दूरी 7 किलोमीटर है। जय माता दी दोस्तों, आखिरकार मेरा एक और सपना पूरा हो गया। माता रानी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये सौभाग्य मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी भक्त इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, मैं तहे दिल से माता रानी के चरणों में उसके नाम की अर्जी ज़रूर लगाऊंगा कि वो भी आपको बहुत ही जल्द अपने दर्शन के लिए यहाँ पे बुला ले और इस सौभाग्य की अनुभूति आपको भी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से जो है वो दर्शन करने के लिए जो कतार है वो शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दर्शन की लाइन में किसी भी प्रकार का कोई भी सामान अपने साथ नहीं कैरी कर सकते, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ना ही पर्स वगैरह। तो ध्यान रहे किसी भी असुविधा से बचने के लिए सबसे पहले आप अपना जो सामान है, बैग वगैरह है, वो लॉकर रूम में जमा करा दें, जिसकी सुविधा भी आपको निःशुल्क यहाँ से मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉकर रूम में हम भी सामान रखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे साइन बोर्ड की तरफ से संचालित होटल्स वगैरह उपलब्ध हैं, जिसकी बुकिंग आपको 1 से 1.5 महीने पहले करनी पड़ती है। और यहाँ पे बुकिंग यदि आपकी सुनिश्चित हो जाती है तो आप माता रानी के दर्शन जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक तरफ जो है वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन है जो माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से आने वाले वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लॉकर रूम में सामान रखा था या फिर दर्शन कर चुके हैं। तो हम भी फटाफट यहाँ से दर्शन के लिए लॉकर रूम में अपना सामान रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा और मैं आपको आगे की जानकारी दर्शन करने के बाद दे पाऊँगा। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकल चले हैं, बढ़ चले हैं भैरव बाबा के मंदिर के लिए, वहाँ के दर्शन करने के लिए। जैसे कि हर कोई श्रद्धालु जानता है कि जो भी व्यक्ति माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है उसके दर्शन तभी पूरे होते हैं, तभी पुण्य उनको मिलता है जब वो भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप 2 तरीके से पैदल मार्ग द्वारा भी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर तक का है। लेकिन यहाँ तक थकान ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जो आपको करनी पड़ती है, इसलिए आप यहाँ पे रोपवे सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। दूर से देखने पे हालांकि आपको लाइन जो है वो काफ़ी लंबी नज़र आएगी, लेकिन जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ही बार में 50 से अधिक लोग जो है इस रोपवे मशीन का यूज़ करते हैं, इसलिए जो कतार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। और जितना समय आप पैदल वहाँ तक तय करेंगे कष्ट के साथ, उससे ज़्यादा अच्छा ये सहज साधन होगा आपके लिए, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपये देने हैं और 100 रुपये में आपके आने और जाने दोनों तरफ की यात्राओं का जो शुल्क है वो सुनिश्चित हो जाएगा। अभी बस रोपवे से हम भैरव बाबा के लिए मंदिर के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये रोपवे का एग्ज़िट है और मौसम ख़राब हो चुका है पानी के आसार से पहले से, तो पानी भी गिरने लग गया है, इसलिए अच्छा किया हमारा डिसीजन कि हमने रोपवे से ये यात्रा तय की। हालांकि इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन अब इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है कि हम सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गए और बिना थके हम जल्दी से यहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे आपको चुनरी वगैरह भैरव बाबा को चढ़ने वाला प्रसाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइन बोर्ड की तरफ से संचालित भेंट शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ पे 50 रुपये और 100 रुपये का प्रसाद आपको उपलब्ध होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमने प्रसाद सबसे पहले ले लिया है और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको खच्चर और घोड़े की सुविधा भी मिल जाती है। जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते या फिर जो रोपवे से नहीं आना चाहते या उनको नंबर नहीं मिलता, तो वो तत्काल में घोड़ा या खच्चर करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये पीछे आप हेलीपैड देख सकते हैं जिसकी सुविधा भी आपको मिल जाती है, जिसके ज़रिए आप आराम से भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से जो नज़ारा है ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कि आपको रोमांचित करता है, साथ ही साथ बहुत ही आपके मन को प्रफुल्लित कर देता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे बंदरों की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा है जो कि आपका मोबाइल या आपका प्रसाद आपसे छीन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें।
अब दोस्तों हम यहाँ से सफ़र शुरू करने वाले हैं वापस बाणगंगा तरफ की ओर। और आप देख सकते हैं यहाँ से अर्धकुमारी का टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले का शूट हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे साथ में थे और बच्चों को बहलाते हुए हमें लेके जाना था। तो दोस्तों यहाँ से हमने ट्रॉली कर ली है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और वो थक भी चुके थे काफ़ी, इसलिए हमने उन पे ज़्यादा सख्ती नहीं की। और ये भैया हैं यहाँ पे, इनसे हमने बात कर ली थी कि 2 बच्चे हैं, आपको एक साथ ले जाने होंगे। और उसके लिए उन्होंने जो रजिस्टर्ड फेयर है वो 540 रुपये है, लेकिन इसके अलावा भी वो लोग चार्ज करते हैं जिसकी डिमांड वो 200 से 300 रुपये कर सकते हैं। लेकिन आप यदि थोड़ा सा मोल भाव करेंगे तो ये आपकी बात पर सहमत हो जाएंगे और आप यकीन मानिए कि इस सुविधा का लाभ लेके आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी आसानी होगी आपको यहाँ से नीचे उतरने के लिए। लेकिन आप तुरंत ही भैरव बाबा मंदिर से उतरने के बाद ट्रॉली ना बुक करें, जो गलती हमने की थी। एक्चुअली क्या है, हम ट्रॉली रोपवे से दर्शन करके नीचे उतरे ही थे और हमें ये ट्रॉली वाले भैया मिल गए जो कि हमें फोर्स करने लगे कि आप बुक करा लीजिए। और इनके साथ जो है स्पीड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम कर लें, उसके बाद वहाँ से आगे चलें और फिर जाके ट्रॉली बुक करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो ट्रॉली बुक की थी वो 540 रुपये जो सरकारी शुल्क है वो, और इसके अलावा जो है हमने 150 रुपये की बात तय कर ली थी। आप याद रखें कि पैसे की जो बातचीत है वो बिल्कुल क्लियर कर लें, अदरवाइज़ जो है आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम फिर ये आपको बहुत इमोशनल करने लगते हैं कि ये हमारी रोजी रोटी है और यही हमारी मतलब कि आजीविका का साधन है और आप तो माता रानी के दरबार में आए हैं, आप कैसे किसी भक्त को निराश कर सकते हैं, दुखी पहुंचा सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें होंगी, इसलिए पहले क्लियर ही बात कर ले, जैसे कि मैंने कर लिया था कि मैं आपको 540 रुपये जो शुल्क है इसके अलावा 150 रुपये से 1 रुपये भी अधिक नहीं दूंगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पर चल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की थी हमारी माँ वैष्णो देवी की पहली अलौकिक यात्रा। अब दोस्तों हम बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। आसपास आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप अपने और अपनों के लिए कुछ यादगार तोहफे ले जा सकते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। जानकारी बहुत सारी है पर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों ये बाणगंगा चेक पोस्ट है, यहाँ से ही आप कटरा बस स्टैंड के लिए जा सकते हैं। प्रीपेड ऑटो यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएंगे जो कि आपसे 250 रुपये का चार्ज करते हैं। लेकिन यदि आप पैदल चलना पसंद करते हैं तो महज 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही आप कटरा बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि लौटने की यात्रा जो है हम बस से करने वाले हैं, तो कटरा बस स्टैंड से हमने बस ले ली है और ये खूबसूरत रास्ता हमें पहुंचा देगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक, जहां से हमारी लौटने की टिकट बुक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी अद्भुत अलौकिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।